हेलो फ्रेंड्स। आज हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 62 टू सेक्शन 69 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात कर रहे थे कि जो बेनिफिशियरी है उसके राइट और लाइबिलिटीज क्या क्या हैं। तो इसमें से कुछ इसके लाइबिलिटीज हैं वो क्या है, सेक्शन 62 में बताया गया। रॉन्गफुल परचेज बाय ट्रस्टी। अगर कोई ट्रस्टी किसी ट्रस्ट संपत्ति को धोखे से या जानबूझ करके परचेज कर लेता है और अपने पास रखता है, तो बेनिफिशियरी का राइट है कि वह उस संपत्ति को वापस ट्रस्ट में मिला ले और उसका जो पैसा लगा है उस पैसे को उसे ब्याज सहित वापस कर दे। लेकिन उसमें से जो पैसा उसने प्रॉफिट में लिया है उस पैसे को उस पैसे में से माइनस कर दे। मतलब वेयर ट्रस्टी हैज wrongfully brought trust property, the beneficiary has a right to have the property declared subject to the trust or transferred by the trustee। जो ट्रस्टी ने धोखे से उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को या जानबूझ करके ट्रस्ट प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, परचेज कर लिया है और परचेज करके अपने प्रॉपर्टी के साथ में कर लिया है। इफ इट रिमेन्स इन हिज हैंड अनसोल्ड, वो ऐसे ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बेनिफिशियरी वापस करा लेगा ट्रस्ट में जैसे कि वह विकृत ही न हुई हो। और इफ इट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम हिम बाय एनी पर्सन विद नोटिस ऑफ द ट्रस्ट, और या तो कोई दूसरा पर्सन जिसको ये संज्ञान नहीं था कि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन यह संज्ञान है उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, तो वो नोटिस जब उसको पता चलता है कि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है तो उससे भी वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। बाय सच पर्सन, बट इन सच केस द बेनिफिशियरी मस्ट रीपे द परचेज मनी पेड बाय द ट्रस्टी। जो ट्रस्टी ने उस मनी को पेड किया है या अदर पर्सन ने जो मनी को पेड किया है उसको जो बेनिफिशियरी है वो उसको ब्याज सहित वापस करेगा, विद इंटरेस्ट ब्याज सहित वापस कर देगा। एंड सच अदर एक्सपेंसेस, और उसके जो परचेज किया, परचेज करने के बाद में और कोई खर्चे हुए होंगे जो उस प्रॉपर्टी को कुछ मेंटेन करने में खर्चा होगा या अदर एक्सपेंसेस होगा, वो भी वो उसको वापस करके उस प्रॉपर्टी को ऐसा ट्रस्ट में पुनः मिला लेगा जैसे कि वह विकृत ना हुई हो। इफ एनी एज ही हैज properly incurred into the preservation of the property, and the trustee or purchaser must, लेकिन ट्रस्टी और परचेजर को क्या करना पड़ेगा, जिसने ट्रस्टी ने जो है रॉन्गफुली परचेज कर लिया या किसी अदर ने परचेज कर लिया, उसको क्या करना पड़ेगा। पहली बात कहा इन्होंने, अकाउंट फॉर द नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से उसने कितना शुद्ध लाभ कमाया है वह लाभ उसकी परचेज और इंटरेस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा। सेकंड कहा, बी चार्ज विद एन ऑक्यूपेशन रेंट इफ ही हैज बीन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। उसका अगर किसी को रेंट किसी को दिया है तो उसका रेंट उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, या वो खुद रह रहा तो जो उसका एक्चुअल रेंट होगा वो रेंट उसको कैलकुलेट करके उसकी जो परचेज मनी है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कहा, अलाउ द बेनिफिशियरी टू डिटेक्ट ए proportionate part of the purchase money if the property has been determined by the act or omission of the trustee or purchaser। अगर उसने ऐसा चीज लिखा हुआ है ट्रस्ट डीड में तब उसको ऐसा करेगा वो। मतलब कि अगर कोई ट्रस्टी परचेज कर लेता या अदर पर्सन परचेज कर लेता जिसको मालूम ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, तो ट्रस्ट जो बेनिफिशियरी है उसका राइट है कि वह उसको जो पैसा उसने दिया है उस पैसे को विद इंटरेस्ट वापस कर दे, और उस पैसे में से जो उसने बेनिफिट लिया है, क्या उस प्रॉपर्टी में से, किसने, ट्रस्टी ने या जो परचेजर ने, उस बेनिफिशियरी के उस बेनिफिट को वह उस सेल मनी में से माइनस करेगा और माइनस करके जो बचेगा उसको
वापस करके और उस प्रॉपर्टी को पुनः ट्रस्ट में ऐसे मिला लेगा कि जैसे वह प्रॉपर्टी सेल ही ना हुई हो। लेकिन उसके में कुछ एक्सेप्शन दिए गए। पहला कहा गया, impairs the rights of lessee and other who before the institution of the suit have been property declared subject to the trust or retransferred, have contracted in good faith with the transferee और परचेजर। अगर उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट बनने के पहले किसी को लीज की गई थी प्रॉपर्टी और उसने डिक्लेयर करा लिया, तो फिर उसमें लागू नहीं होगा। या किसी को ऐसा है कि जिसको पता ही नहीं था कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसने गुड फेथ में खरीद लिया, तो उसको वापस नहीं किया जा सकता। या तो ट्रस्ट बनने के पहले लीज हो गई हो और ट्रस्ट बन गया, उसके बाद उसने डिक्लेयर करा ली हो, तो वापस नहीं हो सकती। या तो उसने गुड फेथ में ऐसे खरीद लिया हो कि जैसे वो जानता ही ना हो कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी हो, तब खरीद लो, तब उसमें ये सेक्शन लागू नहीं होगा। सेकेंड बात इन्होंने कहा, entitles a beneficiary to have the property declared subject to the trust or transferred where he, being competent to contract, has himself without। जब उसने कहा कि अगर जो बेनिफिशियरी उसने खुद ही ने उसको भिजवा दी होगा, उसने खुद उसको जानकारी थी, उसने भिजवा दी हो और बीच में पैसा लियो या जिस भी तरीके से, या उसके एक्ट में लिखा था, तब फिर वो रिटर्न नहीं होगी अगर बेनिफिशियरी ने स्वयं उसको सेल करवा दिया गया हो। ये सेक्शन 62 में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अब सेक्शन 63 इसका कहता है, फॉलोइंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी into the hands of third person, where the trust property come into the hands of third person inconsistently with the trust, the beneficiary may require him to audit formally or may institute a suit for a declaration that the property is comprised in the trust। उसने कहा कि अगर किसी थर्ड पर्सन के पास प्रॉपर्टी चली गई और थर्ड पर्सन कहता है कि ये तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर बेनिफिशियरी का ये राइट है कि उस पर वो सूट इंस्टीट्यूट करे और उसको सिद्ध करा दे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, ये अदर प्रॉपर्टी नहीं है। ये सेक्शन 63 में कहा गया कि बेनिफिशियरी को ये राइट है कि वो किसी प्रॉपर्टी की जो थर्ड पर्सन के पास में है और वो डिनाई करता है कि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो सूट इंस्टीट्यूट करके उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करा सकता है। into into which it has been converted। अब इसमें कहा गया, where the trustee has disposed of trust property and the money or other property which he has received therefore can be traced into his hands or the hands of the legal representative or legatee, the beneficiary has to repact thereof rights to nearly as may be the same as his right in respect of the originally trust property। उसने अगर कोई ट्रस्ट, जो उसने कहा कि अगर किसी के हैंड में ये है प्रॉपर्टी, तो उसका जो उसके हैंड में है सेल हुई या उसके पास में है या अदर पर्सन के पास में है, तब भी उसको यह राइट है कि वो उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करे और वैसे ही वापस ले ले जैसे वो केस फाइल करके वापस ले सकता, जैसे उसके हैंड में कभी गई ही ना हो। इसमें एक इलस्ट्रेशन बताया गया है कि इलस्ट्रेशन है कि जैसे मान लिया कि ए बी जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसमें से 10,000 ए ट्रस्टी फॉर बी, ए एक व्यक्ति है जो बी का ट्रस्टी है और उसमें से 10,000 रुपया वो रॉन्गफुली इन्वेस्ट कर देता है। तो जो 10,000 रुपया है वो परचेजर क्या करेगा, उससे इंटाइटल होगा वापस लेने का। ये इसका इलस्ट्रेशन इसी से समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी को दे दिया प्रॉपर्टी और उसको ये पता हो गया कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, तो वो उसको रेंट वापस करके, परचेज मनी वापस करके, उसका इंटरेस्ट सहित और उसमें जो एक्सपेंस हुआ वो वापस करके उसको वापस ले सकता है, वापस ट्रस्ट में मिला सकता है। लेकिन उसका बेनिफिट जो ट्रस्ट जो उस प्रॉपर्टी से हुआ होगा परचेजर को, वो उसमें से डिडक्ट कर देगा। अब इसका बात आती सेक्शन 64 में। 64 में क्या कहा,
सेविंग ऑफ राइट्स ऑफ सर्टेन ट्रांसफरीज, सेविंग ऑफ राइट्स ऑफ सर्टेन ट्रांसफरीज, ये सेक्शन 64 में कहा गया। इसमें नथिंग इन सेक्शन 63 entitle the beneficiary to any such in respect of the property in hands of। अगर कोई परचेजर है या किसी के थर्ड पर्सन के हैंड में कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसमें सेक्शन 63 कब लागू नहीं होगा उसके बारे में सेक्शन 64 बताता है। सेक्शन 64 बताता है कि सेक्शन 3 कब लागू नहीं होगा। पहली बात उन्होंने कहा ए ट्रांसफरी इन गुड फेथ, जो ट्रांसफरी है उसको ये पता ही नहीं है कि ये जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी है और उसने गुड फेथ में उसको ले लिया है। फॉर कंसिडरेशन विदाउट हैविंग नोटिस ऑफ द ट्रस्ट ईदर व्हेन द परचेज मनी वाज पेड और व्हेन द कन्वेनियंस वाज एग्जीक्यूटेड। और उन्होंने कहा कि अगर उसको ये पता ही नहीं हो कि जब कंसिडरेशन उसने जब पेमेंट दिया तब भी उसको नहीं मालूम था कि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, और जब उसका सेल डीड हुआ, जब उसको एग्जीक्यूट कराया गया तब भी उसको पता नहीं था ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उसने अज्ञानता में उसको ले लिया है, तब उसको नहीं कराया जा सकता। और सेकंड बात उन्होंने कहा ए ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम सच ए ट्रांसफरी, अगर जो जो ट्रांसफरी है, जो ए ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम सच ए ट्रांसफरी, उसने ट्रांसफरी से खुद ही एक ट्रांसफरी ने उसका पेमेंट लिया हो, ऐसा उन्होंने कहा। ये सारी चीजें जो होती है वो क्या है, उसको पता होना चाहिए, उसको नोटिस होना चाहिए किसके, कंसिडरेशन लेते समय, या तो उस प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूट होने के समय पर ही उसको मालूम होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन हो गया और प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो गई तब तक उसको पता नहीं है, तब फिर उसको वापस लेना पॉसिबल नहीं होता है। इसका सेक्शन 65 कहता है एक्विजिशन बाय ट्रस्टी of trust property wrongfully converted where a trustee wrongfully sells, जब कोई ट्रस्टी गलत तरीके से उसको बेच देता है, और अदरवाइज ट्रांसफर ट्रस्ट प्रॉपर्टी, या तो वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है एंड आफ्टरवर्ड्स हिमसेल्फ बिकम द ऑनर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और बाद में क्या करता है वो खुद अपने को ट्रस्ट बन जाता है, ओनर उसका बन जाता है। सपोज करते हैं कि एक ट्रस्टी है ए ने ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बी को सेल कर दी, और बी को सेल करने के बाद में फिर कुछ समय के बाद खुद परचेज कर लेता है, खुद अपने पास ओनर बन जाता है, मतलब ट्रस्ट प्रॉपर्टी को सेकंड को ट्रांसफर करता है, सेकंड को ट्रांसफर करने के बाद में खुद से अपने आप को कर लेता है, या तो वो स्वयं ही अपने को उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी का मालिक डिक्लेयर कर देता है। द प्रॉपर्टी अगेन बिकम्स सब्जेक्ट टू द ट्रस्ट, तो उसका बेनिफिशियरी का राइट है कि जो उसके नाम पर है वो उसके नाम पर नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट ही ट्रस्ट के नाम ही हो जाएगी, वो उसकी नहीं रह जाएगी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी वांट ऑफ नोटिस ऑन द पार्ट ऑफ द इंटरवेनिंग ट्रांसफरीज इन गुड फेथ और कंसिडरेशन, चाहे उसने गुड फेथ में किया हो और चाहे ऐसे में क्या हो, उसको ये मालूम है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो ट्रस्टी है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसने थर्ड पर्सन को कर दिया, थर्ड पर्सन अननोन है, अननोन ने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद फिर ट्रस्टी फिर उससे वापस ले लेता अपने नाम और खुद को मालिक बन जाता है। तो बेनिफिशियरी का ये राइट है कि उस प्रॉपर्टी को फिर से वो ट्रस्ट में मिला दे, जबकि वो बेन ट्रस्टी कह सकता है कि उसने अननोन में खरीदा था और इसका मैं अब मालिक हूं, लेकिन वो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रस्टी को खुद से मालूम था जब उसने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी को कि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है। अब इसके सेक्शन 66 में आते हैं, राइट इन केस ऑफ ब्लेंडेड प्रॉपर्टी, राइट इन केस ऑफ ब्लेंडेड प्रॉपर्टी। ब्लेंडेड प्रॉपर्टी क्या होती कि मेरी प्रॉपर्टी और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, दोनों को एक में मिक्स कर देते हैं, वो ब्लेंडेड है। इसमें का वेयर द ट्रस्टी रॉन्गफुली मिंगल्स द ट्रस्ट प्रॉपर्टी विथ हिज ओन, मिंगल्स मतलब मिक्स कर देता है, कैसे, ट्रस्ट प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी के साथ में। द बेनिफिशियरी इज इंटाइटल्ड टू द चार्ज ऑन द होल फंड फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम। तो बेनिफिशियरी का क्या राइट है, अब एक ट्रस्टी था, ट्रस्टी के पास में कुछ रुपीस थे, सपोज करो कि 10 लाख रुपया उसके पास में थे और ट्रस्ट के 5 लाख रुपया थे,
तो उसने क्या किया कि 15 लाख एक साथ में इन्वेस्ट कर दिए और दोनों को एक साथ में मिक्स कर दिए कि ना तो वो ट्रस्ट के पैसे पता चल रहे हैं और ना ही तो इसको खुद के पैसे पता चल रहे हैं, तो वो क्या हो गए, मिंगल्स हो गए। अब मिंगल्स में उनको इन्वेस्ट कर दिया, तो जो बेनिफिशियरी है वो होल प्रॉफिट में से उसका राइट रखेगा। अब वो नहीं कि वो 15 में 5 में से ही प्रॉफिट रखेगा, क्योंकि होल प्रॉफिट में से उसका शेयर होगा बेनिफिशियरी का, चाहे उसने जानबूझ करके ट्रस्टी ने ये पैसे इन्वेस्ट किए हो या अज्ञानता में इन्वेस्ट किए हो, लेकिन ट्रस्ट के पैसे जो थे जो उसने अपने पैसे के साथ मिला करके यूज कर दिया। या ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसने जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी और खुद की प्रॉपर्टी थी, खुद की प्रॉपर्टी के साथ ट्रस्ट प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया और मिक्स करके उसका बेनिफिट ले रहा है। तो बेनिफिशियरी का यह राइट है कि वो टोटल बेनिफिट में से वो उसका राइट अपना ले। ये सेक्शन 66 में कहा गया। अब सेक्शन 67 कहता है wrongful employment by partner trustee of trust property for partnership purposes। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि wrongful employment by partner trustee of trust property for partnership purposes if a partner being a trustee wrongfully employs trust। दो ट्रस्टी हैं, एक ट्रस्ट में दो ट्रस्टी है और एक ट्रस्टी ने अपना ट्रस्ट का हित दूसरे ट्रस्टी को दे दिया। अपना हित क्या करता है, अपनी लाइबिलिटीज दूसरे को दे दी, अपनी संपत्ति दूसरे को कर दी। इन द बिजनेस में वो लगा दी, और ऑन द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप no other partner is liable therefore in his personal capacity of the beneficiaries unless he had notice of the breach of trust। उन्होंने कहा कि कोई भी एक ट्रस्टी जो पार्टनर है और पार्टनर में उन्होंने अपनी चीज दूसरे के बिजनेस में लगा दी, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो बेनिफिशियरी ले लेगा, क्योंकि उस जो दोनों ट्रस्टी थे वो क्या थे, ट्रस्ट प्रॉपर्टी में थे और एक ने अपना बेनिफिट दूसरे में लगा दिया। एक पार्टनर अदर इसमें से एक इलस्ट्रेशन में कहा गया ए एंड बी आर पार्टनर, दो पार्टनर थे। एक इसमें इलस्ट्रेशन कहा गया ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर से ए डाइज, ए मर गया, ए मर जाता है और ए क्या कह देता है कि मेरी संपत्ति, ए मर जाता है, ए और बी की कंबाइंड संपत्ति थी, ए अपनी केवल संपत्ति दे देता है बी को और ये कहता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो हमारी संपत्ति के प्रॉफिट से उनको बेनिफिट मिलेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई देखभाल दवा इलाज उससे होगा। अब वो उस प्रॉपर्टी को कौन, बी, क्योंकि ए और बी दो कंबाइंड पार्टनर थे, ए मर गया, ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी, बी को, कि ए कहता मेरे बच्चों को पालना पोसना इस पैसे से, और बी क्या कर देता है, ए की प्रॉपर्टी और अपनी प्रॉपर्टी दोनों को बिजनेस में लगा देता है कंबाइंड, और ए को जो ए के बच्चे थे उनको बेनिफिट नहीं देता है। तब ए के बच्चे जो हैं वो राइट रखते हैं कि बी के प्रॉफिट में से वो अपना शेयर, अपना जो प्रॉफिट है वो ले ले, क्योंकि ए ने कहा है कि ए ने ट्रस्ट बनाया था कि बी को सुपुर्द किया था, बी एज ए ट्रस्टी वर्क कर रहा था, लेकिन ए की प्रॉपर्टी में से बी मुझके बच्चों को लाभ देना चाहिए, उसने न दे करके उसने क्या किया, बेनिफिट के लिए कंबाइंड प्रॉपर्टी लगा दी। अब बी ए के बच्चों को नहीं मिली तो ए के बच्चों को राइट है कि वो बी की प्रॉपर्टी, बी के प्रॉफिट में से अपने लाभ ले, जो ए की प्रॉपर्टी थी उससे जो लाभ बी को हो रहा था वो लाभ अब उसके बच्चे लेंगे। ये इसमें 67 में कहा गया है कि उसने अपने एम्प्लॉयमेंट में रॉन्गफुल लगा दिया। द पार्टनर्स हैविंग सच नोटिस आर जॉइंटली आर सेवरली लाइबल फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चाहे उसको पता था या नहीं पता था, ब्रीच ट्रस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ट्रस्ट बीच हुआ था या नहीं, लेकिन उसको उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा।
ये इसमें 67 में कहा गया। अब 68 इसका कहता है सेक्शन लायबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी ज्वाइंटली इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लायबिलिटी क्या है बेनिफिशियरी की, जो ज्वाइंटली है। उन्होंने कहा वेयर वन ऑफ द सेवरल बेनिफिशियर, जो बहुत सारे बेनिफिशियरी हैं, किसी में 2 हैं, 4 हैं, 10 है, उनमें से एक बेनिफिशियरी क्या करता है, कोई एक ज्वाइंस इन कमिटिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के ब्रीच के साथ में उसकी लाइबिलिटी, ब्रीच कराने में उसकी लाइबिलिटी है, मतलब वो ब्रीच कराने के लिए प्रतिबद्धित करता है, ज्वाइन करता है उसको कि ट्रस्ट टूटे। दूसरा wrongfully knowing obtains any advantage therefrom without the consent of the other beneficiaries, जो दूसरे बेनिफिशियरीज थे उनके बिना बताए हुए अपना अकेले लाभ ले लेता है। और तीसरी बात कहा becomes aware of a breach of trust committed in intended to the committed and either actually conceals it or does not within a reasonable time take proper steps to protect the interests of the other beneficiaries are, या तो उसको कोई चीज पता था कि ब्रीच हो गया ट्रस्ट, उस तथ्य को छिपाया और छिपा करके अदर बेनिफिशियरीज को नहीं बताया उसने और अपने पास में छिपाए रखा। या फोर्थ बात कहा हैज डिसीव्ड द ट्रस्टी एंड thereby induced him to commit a breach of trust। तो इन्होंने कहा कि उस जो ट्रस्टी है और उसके साथ मिलकर के क्या किया, कमिट किया ब्रीच करने का, ट्रस्ट को ब्रीच करने में। तो अब अदर बेनिफिशियरीज क्या क्या राइट हो जाएगा, क्योंकि एक ने तो गड़बड़ी करी, इतनी सारी चीज, कई ट्रस्टियों में से एक ने गड़बड़ी करी या 2 ने गड़बड़ी करी, तो जिन्होंने गड़बड़ी करी उनके साथ में अदर बेनिफिशियरीज है, उनको क्या राइट होगा, the other beneficiaries are entitled to have all the beneficial interest compounded as against him। तो जितने अदर बेनिफिशियरीज होंगे वह उन बेनिफिशियरी के लिए जो उसके प्रॉफिट थे वो सारे कंपाउंड अपने में ले लेंगे जितना उनका लॉस हुआ। अब इसको एक एग्जांपल से ऐसे सिंपल समझ लेते हैं कि एक बेनिफिशियरी को 100 रुपए रोज के हिसाब से मिलने थे और एक बेनिफिशियरी ने 3 बेसिक बेनिफिशियरी सपोज करते हैं 3 बेनिफिशियरी को मिलने थे, एक बेनिफिशियरी ने उस ट्रस्ट का ब्रीच कराया और ब्रीच कराने के बाद में उसका नुकसान क्या हुआ कि उन बेनिफिशियरीज को 2 दिन के लिए 50-50 रुपए मिले। तो इसका मतलब एक बेनिफिशियरी का कितना नुकसान हो गया, 100 रुपए का नुकसान होगा। तो वो तब तक जिसने नुकसान कराया उस बेनिफिशियरी को पैसा नहीं मिलने देंगे और उसके प्रॉफिट को अपने में लेंगे, अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए, जब तक उनको 100 रुपया एक्स्ट्रा उसका मिल नहीं जाता है। और वो नुकसान किसका होगा, जिसने नुकसान कराया है उससे वो पैसा, उसके प्रॉफिट का पैसा वो ये लेंगे। इसमें ये बात कही गई कि अगर जो बेनिफिशियरी उसमें से कई में से एक नुकसान कराता है, किसका, अदर बेनिफिशियरीज का, तो अदर बेनिफिशियरीज का ये राइट होगा कि वो अपना प्रॉफिट जो उनको मिलना था, जो उनको लाभ मिलना था, वो लाभ उसने जिसने नुकसान कराया उसके लाभ में से ले ले। ये इसमें 68 में कहा गया। अब इसका सेक्शन 69 कहा गया राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरीज ट्रस्टी, बेनिफिशियरीज ट्रांसफरी। अब इसमें कहा कि एक व्यक्ति, एक जो बेनिफिशियरीज था वो अपने राइट को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, किसी दूसरे को। इसके पहले हम बता चुके कि जो बेनिफिशियरी है उसको अपना राइट किसी को देने का अधिकार है कि मेरा ये जो बेनिफिट मिल रहा था ये बेनिफिट मैं इस व्यक्ति को देता हूं बशर्ते कि ट्रस्ट डीड में वो लिखा हो। तो अगर जिस दिन वो बेनिफिशियरी अपना राइट अदर को ट्रांसफर कर देता है उस दिन से उस बेनिफिशियरी को, जिसको उसने ट्रांसफर किया है,
उस दिन से उसको वही राइट हो जाएंगे जो पहले बेनिफिशियरी के थे। मतलब एवरी पर्सन टू whom a beneficiary transfer his interest has the right, ट्रांसफर जिस डेट को वो दूसरे को कर देता है उसका क्या राइट हो जाएगा, एंड इज सब्जेक्ट टू द लाइबिलिटीज ऑफ द बेनिफिशियरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। जिस दिन से उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, ए ट्रांसफरी था, एक सी अननोन पर्सन था, ए ने अपना बेनिफिट अपना प्रॉफिट सी को ट्रांसफर कर दिया जो अननोन पर्सन था। अब बेनिफिशियरी कौन हो गया, सी हो गया बेनिफिशियरी। तो सी को वही राइट अब मिलेंगे जो ए के बेनिफिशियरी के दौर पर थे। ये बात 69 कहता है। तो अब इसमें से 62 टू 69 तक जो हमारे बेनिफिशियरीज थे उनकी लाइबिलिटीज क्या क्या हैं इनके बारे में डिस्कस किया गया। अब इसके बाद में सेक्शन 70 से, इसके सेक्शन 70 से अगर कोई ट्रस्टी की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तब क्या क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो बेनिफिशियरी के कितने राइट हैं, ये सारे राइट उसके और उसके लाइबिलिटीज क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस किया। तो हमें उम्मीद है कि जो बेनिफिशियरीज हैं, जो हिताधिकारी हैं, उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं ये सेक्शन 62 से सेक्शन 69 में क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं सेक्शन 70 से। ओके, थैंक यू, जय हिंद।